अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा पीआरए इंटरव्यू सीरीज का 7th लेक्चर है गालू, और इसमें हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपसे पीआरए रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी तरफ से मोस्ट अवेटेड थी। अच्छा भाई, ये इंफॉर्मेशन जो है ये वो है जो मोस्टली हमने उनकी वेबसाइट से या बाकी जो अदर सोर्सेज हैं वहां से कलेक्ट की है, और वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि इसमें से जो चीजें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी जो है वो करेक्ट हो। है तो इसमें हमने काफी हद तक अपनी तरफ से कोशिश की है। तो अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें मिले जो कि आपको लगे कि ये जो है वो इट इज नॉट बेस्ड अपॉन फैक्ट, तो वो हमें जरूर बताइएगा। बट अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है। अच्छा भाई, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बच्चों, इनका जो चेयरमैन है वो इसको हेड कर रहा होता है पीआरए को। ठीक है, आजकल मौजम अली सिपरा है जो कि पास के ऑफिसर हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट। हर डिवीजन के ऊपर एक कमिश्नर होता है। ठीक है, और इसके अलावा कमिश्नर ऑफ अपील्स भी होते हैं। अच्छा, कमिश्नर ऑफ अपील कमिश्नर के अंडर नहीं होता, याद रखिएगा, लेकिन ये कमिश्नर के अगेंस्ट जो है वो अपील को भी नहीं सुन सकता। हाँ, एडिशनल कमिश्नर और इससे नीचे जितने भी लोग हैं, इन सब की अपील्स जो है वो इसके पास जा सकती हैं, जैसे कि आपने आपका जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसमें आपने पढ़ा था। फिर इसके बाद एडिशनल कमिश्नर हैं, आपके डेप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ऑडिट ऑफिसर हैं और इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे इंस्पेक्टर भी होते हैं, इनको इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर कहा जाता है। करंट फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब इन फेडरल मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब। जी बिल्कुल, ये ठीक है। ये तो हमने करनी है ना, जब हम जिसमें हम डेजिग्नेशंस करेंगे सारे, उसमें ये कवर हो जाएगा। अच्छा भाई, अगर इनकी जेडीज की बात की जाए, जेडी क्या होती है? जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, यानी आपने काम क्या करना है। तो अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे आपको हायर कर लिया जाता है, तो जरा देखें आप क्या क्या काम करेंगे, व्हाट यू आर सपोज टू डू। लेकिन जी, एक तो क्रिएशन ऑफ टैक्स डिमांड थ्रू फेयर असेसमेंट। आपने टैक्स का नोटिस जो है वो देना है, उसको टैक्स डिमांड कहा जाता है। ठीक है, फेयर असेसमेंट करेंगे और टैक्स डिमांड पुट करेंगे कि आपका टैक्स जो है वो इतना बन। रिकवरी ऑफ टैक्स करनी है आपने, ठीक है, पब्लिक से, कारोबारी लोगों से। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। ऐसे लोग जो कि कंप्लाई नहीं कर रहे, उनको आप पेनल्टी इंपोज करेंगे, डिफॉल्ट सरचार्ज इंपोज करेंगे। ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस को ब्रॉड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे कि ये 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इन 6 लोगों से ही जो है वो टैक्स कलेक्ट करते चले जाना, बल्कि आपने इस बेस को मजीद ब्रॉड करना है। ठीक है, इसमें और मजीद लोगों को भी ऐड करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टैक्स नेट का हिस्सा बने। जी कमाल, बताएं क्या ऑनरेबल सर। क्वेश्चन। सर, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना सर, इसमें एक पार्ट मिसिंग है सर। इट इज क्रिएशन ऑफ टैक्स डिमांड थ्रू फेयर असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन। और सेकंड में भी सर रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन। सर एडजुडिकेशन वाला पार्ट मिसिंग है असेसमेंट और एडजुडिकेशन जो है ना वो एक ही चीज है, इसलिए उसको उसको थोड़ा सा सर। इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने उसमें से निकाल दी। वो एक ही बात है, नो सर इशू। सर, जहां तक मैंने सर कहीं देखा था एडजुडिकेशन सर, जो क्वासी लॉ के ये होता है ना, जिसमें सर को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना मैटर के अंदर। हम्म, अगर असेसमेंट में कस्टमर जो टैक्स पेयर है उसमें कोई वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसकी जो असेसमेंट करते हैं उसको सर मेरा ख्याल है एडजुडिकेशन कहते हैं। देखिए वो बाकी जाहिर सर बात है, आप जब बेहतर। जब जब वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है मामला, तो फिर उसको दोबारा जो है वो किसी से उसकी रीअसेसमेंट की जाती है। तो हम इसको, वी आर मेकिंग इट सिंपल। ठीक है, तो आपने अगर ओके वो सर। आपके ओके। साथ में ओरिजिनल ओके। डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, अगर आपने उधर से करना है तो आप वो कर लीजिएगा, देयर इज नो इशू। ओके सर। ओके। 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 अच्छा भी, इसके बाद थैंक यू। देखिए, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज एंड डिफॉल्ट सरचार्ज, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस और इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट 2012। अच्छा देखिए, अगर आप इतना भी बता देंगे ना जितना इस पे लिखा हुआ है, तो इसको सफिशिएंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनका आपने एनालिसिस करना है। ठीक है, और ये देखना है कि इससे जो है वो कितना टैक्स जो है वो जनरेट हो सकता है, या उस पर कितना टैक्स की जो है वो लाइबिलिटी उसमें क्रिएट की जा सकती है। रिस्क बेस असेसमेंट जो है वो आपने करनी है। ठीक है, यानी कि इसमें इवेजन के जो रिस्क है वो कहाँ कहाँ पे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी बेस्ड टूल्स फॉर टैक्स एनालिसिस, मुख्तलिफ किस्म के आईटी बेस्ड टूल्स जो है वो आप देखेंगे। ठीक है, इसमें इस्तेमाल भी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि पॉस वगैरह है और इस तरह की और काफी सारी चीजें, इस तरह से आप भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे उनके एनालिसिस करने के लिए। इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2019। अच्छा, आपने एक और काम भी करना है इसके अलावा, ये आगे भी डिस्कस होगा, कि आपने पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड, ये एक फंड है पंजाब में एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए, या ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है इनकी वेलफेयर के लिए, इसकी रिकवरी भी आप लोगों ने करवानी है। ठीक है, इसका एक्ट है 2019 का, और इसकी रिकवरी भी आप लोगों के जिम्मे है। तो भी हम देखेंगे कि इन्होंने इसकी कितनी रिकवरी की है। टू परफॉर्म एनी अदर इन्फोर्समेंट
टास्क लाइक सीलिंग वगैरह जो है वो भी आप लोगों ने करनी है। और इसके अलावा भी लिखा होगा कि एनी अदर टास्क असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वक्तन फवक्तन अगर कोई और टास्क की अगर आपको अथॉरिटी असाइन कर दी है तो वो भी आपने करना है। तो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर की एक जेडी है। अगर ऑडिट ऑफिसर की बात की जाए तो डेस्क ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा एंड रिपोर्ट द कॉन्ट्रावेंशन एज पर सेल्स टैक्स रूल्स। अब देखिए, जो भी उसने रिटर्न्स जमा करवाने हैं उसको अब कौन उसका ऑडिट करेगा, तो वो ऑडिट ऑफिसर करेगा। वो चेक करेगा कि जो उसने रिटर्न्स जमा करवाए हैं क्या वो ठीक है, क्या उसकी स्टेटमेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एनालाइज, सॉर्ट एंड फाइंड डिस्क्रिपेंसी इन सेल टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर्स एंड रिपोर्ट द डिस्क्रिपेंसीज फॉर फर्दर असेस। और अगर इसके अलावा इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो जो रिटर्न्स हैं उसके उनके अंदर ऑब्वियसली ऐसा होता है, रिटर्न जो है वो कुछ और बता रहा होता है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ और बता रही होती हैं। तो अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसीज आती हैं तो वो भी जो है वो इसमें रिपोर्ट करनी होती है, और फर्दर असेसमेंट जो है उसको भी ये आगे फर्दर प्रोवोक करता है। सॉर्ट एंड स्क्रूटनाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल डाटा सबमिटेड बाय टैक्सपेयर एंड फाइंड डिस्क्रिपेंसीज इन सच डाटा। अच्छा देखिए, ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपका रिटर्न है, इसके अलावा जो बाकी अदर इंफॉर्मेशन आपकी जितनी भी होती है ना, उन सारी का अलाइंड होना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन अगर ये अलाइन नहीं है, अगर आपका जो टैक्स पेयर है उसने जो रिटर्न फाइल किया है वो गलत फाइल किया है, तो ऑब्वियसली इसके दरम्यान में डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं। तो उसकी डिस्क्रिपेंसीज को समझने के लिए जो एक एक कीन ऑफिसर की जरूरत है वो ऑडिट ऑफिसर होता है, ठीक है। क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का ज्यादातर काम जो है वो फील्ड का होता है, तो उसके बैक एंड के ऊपर जो ऑडिट ऑफिसर होता है वो इन सारी चीजों को देख रहा हो। तो रिकंसाइल द डाटा सबमिटेड बाय द टैक्स पेयर्स विद दोज ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना होता है कि जी जो भी डाटा सबमिट किया होता है उसको रिकंसाइल करना है, ठीक है। देखना है कि वाकई जो है वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ अलाइन है, रिकंसाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या इनके दरमियान में जो है वो सिग्निफिकेंट गैप्स मौजूद है। टू अवॉइड टू एडवाइज एंड डिस्कस द मेथोडोलॉजीज ऑन ब्रॉडनिंग असेसमेंट अदर ऑपरेशंस एंड इन्फो, ठीक है। एक तो मेथोडोलॉजीज जो है वो एडवाइज करनी है इदारे को, और कि किस तरह से जो है वो ऑन के ब्रॉड किया जा सकता है टैक्स बेस को, असेसमेंट्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ऑपरेशंस कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं, इसी तरह इन्फोर्समेंट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो ये होता है कि एनी अदर टास्क असाइंड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम टाइम, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी टास्क जो कि अथॉरिटी असाइन करती है टाइम टू टाइम, तो वो भी इन्होंने करना है। तो ये है जी जॉब डिस्क्रिप्शन या जेडीज इन दोनों की। तो आप जिस इंटरव्यूज के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप ईओ के इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, एओ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसकी जेडी आपने जरूर पढ़ के जानी है, आपको अच्छी तरह से पता होना। अब बात करते हैं जी विजन, मिशन और वैल्यूज। सबसे पहले तो विजन है। विजन का मतलब बच्चों ये होता है कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन या ये इदारा जो है वो इन द लॉन्ग रन कहाँ पहुंचना चाह रहा है, ठीक है। इसका जो पर्सपेक्टिव है वो फ्यूचरिस्टिक हो। द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इज मोर देन जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट रिप्रेजेंट्स अ न्यू अप्रोच टू फिस्कल गवर्नेंस, ठीक है। ये फिस्कल गवर्नेंस की एक नई अप्रोच है। इट्स विजन इज टू बिकम अ रिलायबल एंड एफिशिएंट रेवेन्यू अथॉरिटी। एक रिलायबल और एफिशिएंट रेवेन्यू अथॉरिटी इसने बनना है दैट इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू फेयर एंड इफेक्टिव रेवेन्यू कलेक्शन। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है प्रोविंस की इस चीज के जरिए फेयर और इफेक्टिव रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। फेयर यानी कि जो इंसाफ की बेस पे होगी, और इफेक्टिव जो कि वाकई जो है वो मौसर भी हो, इसका कोई असर भी होगा। ऐसे नहीं है कि खाली लोगों को नोटिस दे के आ रहे हैं और लोग टैक्स ही जमा नहीं करवा रहे, ऐसा भी नहीं होगा। और फेयर भी होगी। फेयर से मुराद ये है कि बेस्ड अपॉन जस्टिस होगी। इसके बाद है जी मिशन और वैल्यूज क्या होती है। मिशन क्या है कि आजकल हम उसको अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, यानी कि इस विजन को अचीव करने के लिए आज जो हम स्टेप्स ले रहे हैं ना एक एक करके, वो कौन से हैं, ये आपका क्या होता है, ये मिशन होता है। विजन ब्रॉड होता है, मिशन जो है वो उससे थोड़ा सा जो है वो नैरो डाउन। तो टू अचीव दिस विजन पीआरए is focused on building a modern and responsive tax management system। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज वो इकदार होती हैं, ठीक है। वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको फॉलो करते हुए हम अपने विजन और मिशन को फॉलो करेंगे। आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा कि जैसे ही आप एंटर होते हैं तो वहां पे उन्होंने विजन, मिशन और वैल्यूज का जो है वो लिखा हो। तो यहाँ पे अब पीआरए की भी कुछ वैल्यूज हैं। इट इज कमिटेड दैट द वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, फेयरनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर फोस्टरिंग द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद टैक्स पेयर, ठीक है। तो और उसकी एक तो रिस्पेक्ट आपने बरकरार रखनी है, दूसरा आपने प्रोफेशनलिज्म को शो करना है, एक्सरसाइज करना है, फेयरनेस होनी चाहिए,
ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए। ट्रस्ट वर्दीनेस कब होगी? कि जब आप अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको तंग नहीं करेंगे, ठीक है, और जो उसकी टैक्स कैलकुलेशन है वो बिल्कुल फेयर करेंगे। फोस्टरिंग द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद टैक्स पेयर, ठीक है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, वो आपकी रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। पीआरए इज आल्सो डेडिकेटेड टू मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी बाय रिक्रूटिंग एंड डेवलपिंग टॉप टायर प्रोफेशनल्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। यानी ये आपको जो है, ये आप टॉप टीयर प्रोफेशनल्स हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई वकील है, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई 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 स्कूल में जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है। तो ये डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, और उनको ट्रेन किया जाएगा और उनको जो है वो अपनी वैल्यूज सिखाई जाएगी। दिस इज द विजन, मिशन एंड वैल्यूज ऑफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। रोल एंड एक्सपेंशन। कहते हैं जी, पीआरए began its operation in Lahore, the provincial capital, and has a comprehensive plan to extend its network across Punjab. ठीक है? Commissionerates will be established in all divisional headquarters and major districts, staffed with well-trained professionals. Additionally, tax facilitation center will be set up in cities with a significant number of taxpayers to provide assistance and make compliance easier for individuals and ठीक है। ये रोल एंड एक्सपेंशन जो है, ये अब काफी हद तक ये चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। तमाम जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे इनके ऑफिस एस्टेब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनके ऑफिस बन गए। अभी जब आप लोग यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे तो इसको पूरे के पूरे पंजाब के जो 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, इसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताएं जी, कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के बारे में क्या प्रोविजन है। तो बच्चों, इसको दो, मेनली जो दो आर्टिकल्स हैं आपके वो डील करते हैं। एक आर्टिकल 77 है और आर्टिकल 142 है। आर्टिकल 77 क्या कहता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स दैट नो फेडरल टैक्स कैन बी लेविड। कहता है उस वक्त तक कोई भी फेडरल टैक्स आप नहीं लगा सकते एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जब तक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ना हो, यानी पार्लियामेंट के अंदर उसकी करारदाद ना लेके आई जाए, उसको यानी कानून की शक्ल ना दी जाए, तब तक आप किसी पे कोई टैक्स भी नहीं लगा सकते। इट इंश्योर्स दैट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ओनली थ्रू लेजिस्लेशन। अच्छा, ये इंश्योर करता है कि टैक्सेस जो है वो लेजिस्लेशन के थ्रू लगाने हैं और नॉट बाय एग्जेक्टिव ऑर्डर। ये नहीं है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू, यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो है नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि टैक्स का जो रेट है ना, स्टैंडर्ड रेट, इसको 16% से बढ़ा के 32% कर दें, नहीं, बल्कि ये थ्रू लेजिस्लेशन होना चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि फाइनेंस के अंदर जितनी भी जो चेंजेस आ रही होती हैं, वो जो आपका बजट आ रहा होता है वो पार्लियामेंट के अंदर आ रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे आप उसमें बकायदा जो है उसके ऊपर वोटिंग होती है, अमेंडमेंट करवा के फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। टैक्सेस आर इम्पोज्ड ओनली थ्रू लेजिस्लेशन एंड नॉट ओनली बाय एग्जेक्टिव ऑर्डर, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ लॉफुल टैक्सेशन। टैक्सेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए और वो उसी वक्त होगी जब उसके बैक पे कोई ना कोई लेजिस्लेशन मौजूद है, कानून साजी मौजूद है। तो ये था बच्चों आर्टिकल 77, जो ये बता रहा है कि टैक्सेस आर ओनली इम्पोज थ्रू लेजिस्लेशन। ये वाली जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पे काम की चीज है कि जो भी आपने टैक्सेस इम्पोज करने हैं वो थ्रू लेजिस्लेशन करने हैं या एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब दूसरा जो आर्टिकल है जो इसको डील करता है टैक्सेशन को, वो है आर्टिकल 142। ये डिफाइन करता है द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। ठीक है, कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद जो पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो उसने कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी दे दी है। ठीक है, आफ्टर द 18th अमेंडमेंट सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, यानी कि जो प्रोविंसेस हैं वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट कर सकते हैं, इनेबलिंग पंजाब एंड अदर प्रोविंसेस टू एस्टैब्लिश द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एंड अदर रेवेन्यू अथॉरिटीज रिस्पेक्टिवली एंड इनेक्ट द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। ठीक है, तो ये जो है जी, ये दो बेसिकली आर्टिकल्स हैं जो कि टैक्स को डील कर रहे होते हैं। पहला ये बता रहा है कि जो भी आपने टैक्स इम्पोज करना है वो थ्रू लेजिस्लेशन होना चाहिए या एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए। और दूसरा ये बता रहा है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट अब ये जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। इसके मुताबिक पंजाब जो है वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस पर्पज के लिए फिर उन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी स्टैब्लिश। अच्छा भाई, टेक्नोलॉजी और टैक्स पेयर सपोर्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे फॉलो किया गया। पीआरए हैज पार्टनर्ड विद पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड। प्राल जो है वो एक इदारा है, ठीक है, जो कि आईटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू प्रोवाइड आईटी सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सिस्टम वगैरह जो है वो बना के दे रहा है इनको। टैक्स पेयर्स कैन डिपॉजिट देयर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एट डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वगैरह। इसके अलावा अब तो और बैंक भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा ऐप भी आ गई है, उसके थ्रू भी आप अपना जो है वो टैक्स पे कर सकते हैं। वेयर प्राल सपोर्ट इंश्योर्स अ स्मूथ प्रोसेसिंग फॉर फाइलिंग रिटर्न्स एंड कैलकुलेटिंग टैक्सेस। तो ये जो प्राल सपोर्ट है ये क्या करती है कि ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये इसकी एफिशिएंट वर्किंग, ठीक है,
और इसके अंदर जो डीबगिंग है या इसमें जो टाइम टू टाइम जो ट्रबल शूटिंग है उसमें ये इदारे को हेल्प कर रहा होता है। अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट विंग्स कौन कौन से हैं? इन्फोर्समेंट विंग है, ऑडिट विंग है, आईटी एंड लीगल है, एडमिन है और एचआर एंड फाइनेंस। ये मुख्तलिफ विंग्स हैं जो कि मिल के इस इदारे को चला रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो इन्फोर्समेंट विंग में जाएगा, जो ऑडिट ऑफिसर है वो ऑडिट विंग में जाएगा। तो इन्फोर्समेंट और ऑडिट विंग जो है वो अलग अलग है। अच्छा भाई, लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो लीगल फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि इसकी बैक पे कौन कौन से जो है वो एक्ट मौजूद है या ऑर्डिनेंस मौजूद है या रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं जो कि इस इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी इदारा बनाने के लिए पहले उसका एक्ट बनाया जाता है, ठीक है, और उसके मुताबिक फिर जो है वो उस इदारे को स्टैब्लिश किया जाता है। तो देखें, जिसमें पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 है, लेकिन उससे भी पहले मेरा ख्याल है, इसको पहले नंबर पे मैं कर दूंगा, कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2012 जो है वो पास किया गया, ठीक है, जिसके तहत अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 जो है वो आया, जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल है। देन पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रूल्स हैं 2012 के, ठीक है, और पंजाब फाइनेंस एक्ट 2020 जो है वो भी इसकी बैक पे मौजूद है, जो कि ओवरऑल जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको डील कर ले जी। टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो अच्छा, यहाँ पे 2025-26 लिखा हुआ है। आई एम श्योर कि ये 2024-25 होना चाहिए, ठीक है, जो पिछला माली साल है उसमें इन्होंने टोटल 231 अरब रुपए जमा किया था, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये आदादोशुमार मौजूद। और अब ये जो 11 महीने थे 2025-26 के, ठीक है, 11 महीने से मुराद ये है कि 1 जुलाई 2025 से लेके 30 मई 2026, यानी कि 11 मंथ की ये बात हो रही है। तो 11 मंथ में अभी तक जो है वो ये मई के एंड तक, यानी कि ये 319 अरब रुपए इकट्ठे कर चुके थे। इसके बाद के जो आदादुशुमार है वो भी मौजूद रहेंगे। तो आप अगर ये भी कोट कर देंगे तो दीज आर सफिशिएंट, तो इनको ये पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है, बच्चे ने जो है वो मेहनत की, उसको पता है इनको। इसके बाद की अगर आदादुशुमार देखें तो वो वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद। अच्छा भाई, इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन की अगर बात करें तो 2024-25 का जो पहला क्वार्टर था, अच्छा इसके बाद के जो है वो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। 2024-25 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, ठीक है, उसमें पंजाब सेल्स टैक्स की मद में जो है वो इन्होंने पैसे कितने कलेक्ट किए जी? 50 अरब है ये, ठीक है। और इसके अलावा पीआईडीसी, ये है पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये भी हम पढ़ेंगे। ये क्या है? पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये भी एक तरह का टैक्स होता है, ये मैं बताता हूँ अभी आगे आपको क्या होता है। और ये पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड की भी कलेक्शन मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने करनी है। तो 1125 मिलियन ये था, यानी 1.1 बिलियन ये बनता है। 1.2 बिलियन जो है वो पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड के जो पैसे हैं वो आपने कलेक्ट किए, और टोटल ये बना 53 बिलियन, ठीक है, जो कि अगले क्वार्टर में कितना बन गया? वो 64 बिलियन बन गया, यानी कि वो इंक्रीज हुआ थोड़ा। इसके बाद अगर पीआरए के रेवेन्यू की बात की जाए 2023-24 में टोटल रेवेन्यू है, वो तो क्वार्टरली था ना। अब ये टोटल रेवेन्यू की अगर बात की जाए ना, 2023-24 का रेवेन्यू, अच्छा पीछे जो मैंने आपको बताया है वो है 25-26 का रेवेन्यू, ठीक है। इसमें अगर आप देखें टोटल रेवेन्यू 229 है, ये वाला ये 231 है। ये बेसिकली ये जो रेवेन्यू है, ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको 2024-25 लिखा हुआ है। या तो ये इसका, मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि ये उसका एस्टिमेट भी हो सकता है या टारगेट भी हो सकता है। हाँ, ये मेरा ख्याल है ये इसका टारगेट हो सकता है 2025-26 का, और उसके अगेंस्ट उन्होंने जो एक्चुअल रिकवरी की है वो 319 अरब है। एक आध तो लाजमी देख लें, ठीक है? सारे ना करें, एक एक तो लाजमी आनी चाहिए आपको। और ये वाली 319 अरब वाली जो है ये तो आपको लाजमी पता होनी। 368 बिलियन जो है, शाहिद ये कौन सा है 368 बिलियन? लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, चलें जी, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की 368 बिलियन की फिगर जो है वो हमें मिल गई है। ये आप सारे लोग नोट कर लीजिएगा और शाहिद को दुआएं दीजिए। इसके अलावा देखें जी, 2023-24 की अगर देखें फिगर, तो वो हमारे पास 229 बिलियन है, और 2022-23 की जो है वो 201 बिलियन, 36% ग्रोथ के साथ, ठीक। ये जी 368 बिलियन है, 2025-26 का साल है जो भी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, और 36% ग्रोथ जो है वो हुई है पिछले साल के निस्बत। दैट इज वेरी गुड, ये सब लोग इसको नोट कर लें। टारगेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज 528। ओके, तो चलें इसको भी हम अपने जो है वो नोट्स का हिस्सा बना लेंगे। आपको भेजने से पहले पहले हम जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इसके अलावा आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई और एरियाज हो जिसके ऊपर जो है वो आपको लगे कि हमें इसको प्रिपेयर करने की जरूरत है, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, तो हम उन सारे एरियाज को जो है वो लाजमी दें। अच्छा, आयरस क्या चीज है? कहता है आयरस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। आयरस क्या है? इंटीग्रेटेड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। आईआरएस इज द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज इंटीग्रेटेड ऑनलाइन टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, इंटीग्रेटेड इसलिए कहा जाता है कि ये एफबीआर के साथ भी जो है वो इंटीग्रेटेड है। एफबीआर और आईआरएस जो है वो, सॉरी, जो पीआरए है वो दोनों इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आईआरएस को, ठीक है। इट
इट इज यूज्ड फॉर टैक्स में रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स है, जनरेटिंग पेमेंट है, स्लिप सबमिटिंग, विद होल्डिंग स्टेटमेंट है, या रिप्लाइंग ऑफ नोटिस है, मैनेजिंग कंप्लेंट्स है, या मेंटेनिंग डिजिटल टैक्स रिकॉर्ड है। ये सारा कुछ जो है वो आईरस के थ्रू ही होता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ऑटोमेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड मेक्स टैक्स कंप्लायंस इजियर फॉर टैक्स पे। ठीक है, तो पर्पज इसका क्या है कि टैक्स को ऑटोमेट करना, यानी कि वो जो कागज वाला सिस्टम है उसको खत्म करना, पुराना फाइलों वाला सिस्टम, ठीक है, इसको पेपर फ्री इन्वायरमेंट में लेके जाना, ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करना, और उसके अलावा जो टैक्स कंप्लायंस है उसको इजी करना, और आप ताकि आपको ये पता लग जाएगा एक सिंगल क्लिक के ऊपर कि किसका क्या स्टेटस है, किसने टैक्स पे किया, किसने टैक्स नहीं पे किया। इसके बाद पीटीएमएस है। आईरस से पहले बच्चों पीटीएमएस जो है वो इम्प्लीमेंटेड था यहाँ पर। ये प्रोविंशियल टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी इसके पैरेलल चल रहा है, लेकिन अब ज्यादा जो है वो आईरस को इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज वो इंटीग्रेटेड है विद FBR and other organizations. It is the core online tax administration system of the Punjab Revenue Authority used for managing Punjab Sales Tax on Services Act. This system provides electronic services to the taxpayer including registration, filing, यानी कुछ डाटा जो है वो इसके जरिए भी मैनेज किया जा रहा है, कुछ जो है वो दूसरे। असल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल सिस्टम चल रहे होते हैं। मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे कुछ 4-5 किस्म के पोर्टल्स हैं, कुछ 4-5 किस्म की एप्स इस्तेमाल हो रही है जो कि मुख्तलिफ पर्पज के लिए जो है वो यूज हो रही है, तो इसलिए ये भी जो है वो एक महदूद पैमाने पर अभी इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अभी PRA सहूलत ऐप है, ये एक ऐप भी मौजूद है। आप सब लोगों ने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा डाउनलोड करके देख लें कि इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद है, तो ये आप सब लोगों का टास्क है। लेकिन ये नहीं है कि इसमें आप पता लगे कि 2-2 3-3 दिन आपने जाया कर, सिर्फ आपने इसको ओपन करके इसमें ये देख लेना कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल है, इतना का आपको पता होना। PRA सहूलत इज द ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टू हेल्प सिटीजन इन पंजाब वेरीफाई सेल्स टैक्स इनवॉइसेस फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। यानी अगर आपको उसने कोई इनवॉइस दी है ना, और उसमें उसने PRA का PST पंजाब सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया, फॉर एग्जांपल उसने अमाउंट एक चार्ज कर लिया, ठीक है, आपसे कोई भी, तो आप जो है वो उस पे एक QR कोड लगा होगा, तो आप उस QR कोड को जो स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं कि इस टैक्स की वाकई पेमेंट हुई है या नहीं, और ये जो इनवॉइस है ये असली है भी या नहीं है। ठीक है, और अगर कोई सस्पिशियस है या इनवैलिड है तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी मुझे किसी मेरे स्टूडेंट ने बताया था कि उसने एक PRA सहूलत ऐप से जो है वो किसी को रिपोर्ट भी किया, तो दिस इज वेरी गुड थिंग कि जो लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं तो उनको जरूर रिपोर्ट होना चाहिए। अच्छा भाई, PSTS, PIDC और PWWF जो है ये क्या? अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो वाइल PRA प्राइमरी फोकस जो है वो क्या है, इस कलेक्टिंग पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, ये PSTS क्या है, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग एंड कलेक्टिंग अदर पब्लिक लेवीज इंक्लूडिंग PIDC। अब PIDC क्या चीज है? पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है ये। अच्छा, अब ये किससे चार्ज किया जाता है? अब ये वो तमाम इदारों से, तमाम इंडस्ट्रीज से, ठीक है, जो कि चीजें, गुड्स या सर्विसेज बना रही है। अब सवाल ये है कि इसकी कोई मिसाल है मौजूद, तो आपने शुगर इंडस्ट्री को देखा होगा कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो जब उनकी मिलें चलती हैं तो आपने देखा होगा कि सड़कें जो है वो ट्रॉलियों से भर जाती हैं, सड़कों की तबाही कर देती हैं ये ट्रॉलियां, ठीक है, लोग भी परेशान होते हैं। तो इनके ऊपर जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया जाता है, और ये इनसे वसूल करके जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, और उससे वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ये हेल्प करता है, उससे वो सड़कें वगैरह बनवाते हैं, और उसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तो एक तो आपने पंजाब सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्ट करना है, दूसरा PIDC आपने कलेक्ट करना है, तीसरा काम आपने क्या करना है, PWWF पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड जो है इसकी भी आपने रिकवरी करानी है। अब ये क्या होता है, ये अब हम अगली स्लाइड लें जी। PIDC क्या चीज है पहले तो ये देख लें। कहते हैं पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस PIDC अप्लाइज टू ऑल द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोड्यूसिंग में है, कंज्यूमिंग में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी गुड्स विद इन द प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस के अंदर। रिसेंटली एक्सपेंडेड द सेस इम्पोजेज अ 0.9% लेवी, ठीक है, 0.9% लेवी जो है वो इनके ऊपर लगाया गया। 0.01% इम्पोर्ट्स के ऊपर 0.001%। अच्छा, तो ये जो रेट है हमारा 0.90%, ये किसके ऊपर है? ये बाकी सारी प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर है, लोकल प्रोडक्शन। बेटा ये भी सारे लोग जो है वो नोट कर लें, 0.001%। ओके जी, कमाल, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये बाकी बच्चे भी नोट कर लें, 0.001% जो है ना वो आपका इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो सेस चार्ज किया जा रहा है। अच्छा भाई, इसके अलावा देखें गुड्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ द गुड्स एज असेस्ड फॉर। उसके बाद अच्छा, इसके बिहाइंड PIDC जो है, इसके बिहाइंड लॉ कौन कौन से हैं? तो ये पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस था, ठीक है, 2026 को अभी इसमें अमेंडमेंट की गई है, ये नया एक्ट आया। इससे पहले 2015 का एक्ट था पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एक्ट 2005। तो ये दो
लॉज हैं, दो जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ असेंबली हैं जो कि इसके बिहाइंड मौजूद। अब इसके बाद PWWF है, पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड है। इट इज प्रोवाइडेड, इट इज अ प्रोविंशियल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 2009। ये इसके तहत जो है वो इसको बनाया गया। ये एक्ट इसका है, ये याद रखिएगा, इसका एक्ट है। इट इज डिजाइन टू अपलिफ्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। एक तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, यानी इनको लोन वगैरह छोटे मोटे दिए जा सकते हैं, तो फ्री एजुकेशन उनके बच्चों को दी जा सकती है, हाउसिंग कॉलोनीज बन सकती हैं उनके लिए, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनके लिए, कोई हॉस्पिटल वगैरह बन सकते हैं। द फंड इज फाइनेंस थ्रू अ 2% कॉन्ट्रीब्यूशन लेविड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट विद एन एनुअल इनकम ऑफ 5 लाख और मोर। यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी इनकम 5 लाख या उससे ज्यादा होती है, उससे आप वर्कर वेलफेयर फंड की मद में जो है वो कलेक्शन करेंगे, और ये पैसे एक सेंट्रलाइज अकाउंट में जाते हैं, और फिर उसमें जो है वो पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एजुकेशन और हाउसिंग सोसाइटीज के लिए और हेल्थ केयर वगैरह के लिए वर्कर्स। अच्छा भाई, इसके अलावा आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बताएं। तो पाकिस्तान में 2 टियर टैक्सेशन सिस्टम बच्चों इस वक्त मौजूद है। एक फेडरल टैक्सेस हैं और दूसरे क्या है, प्रोविंशियल। अगर एज फार एज फेडरल टैक्सेस आर कंसर्न, तो फेडरल टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 77, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर कलेक्टेड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR इसको कलेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जो आइन में इसके लिए प्रोविजन है वो आर्टिकल 77 और 142 है। उसके बाद देखें मेजर फेडरल टैक्सेस जो है वो कौन कौन से हैं। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, ठीक है, जो कि FBR, क्योंकि FBR जो है वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कलेक्ट करता है, और PRA जो है वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद FED है, जिसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और कस्टम ड्यूटी है। ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं ये फेडरल सब्जेक्ट है, यानी फेडरल फेडरेशन इसको कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है। उसके बाद अगर हम लोग प्रोविंशियल टैक्सेशन की बात करें, तो 18वीं तरमीम के बाद जो है वो बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो कि प्रोविंशियल टैक्सेस जिनको डिक्लेयर किया गया, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इनको कलेक्ट करती है। लाइक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, ठीक है, जैसे कि अब आप जाके कलेक्ट करेंगे पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स आपसे कौन कलेक्ट कर रहा होता है? ये एक्साइज डिपार्टमेंट आपसे कलेक्ट, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। जी जी, सही कह रहे हैं। शुरू में FBR ही करता रहा, और बल्कि ये तो इसके एक्ट में भी प्रोविजन मौजूद थी कि FBR उस वक्त तक कलेक्शन करेगा जब तक अपनी सेपरेट अथॉरिटी नहीं बना ली। यस, यू आर राइट। अच्छा जी, इसके बाद मोटर व्हीकल टैक्स है। ये भी आपको पता है कि ये भी एक्साइज वाले कलेक्ट करते हैं। स्टैंप ड्यूटी है। ये स्टैंप ड्यूटी वो है जो आपके स्टैम्प पेपर्स के ऊपर होती है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू कलेक्ट होती है या बैंकों के थ्रू कलेक्ट होती है। और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है, ये भी आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो आप इसको कलेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें टैक्सेशन सिस्टम को जो है वो हमने बड़ा अच्छे तरीके से, और यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली पता लग गया कि कौन कौन से प्रोविंशियल टैक्सेशन है और कौन कौन से फेडरल टैक्सेशन है। ले जी, आज का जो हमारा PRA से रिलेटेड लेक्चर था वो यहाँ तक ही था। अब आप लोगों ने ये बताना है कि मुझे कुछ और एरियाज जो हैं वो अगर आपकी नजर में है कि सर ये वाले एरियाज जो हैं इनके ऊपर भी PRA से रिलेटेड जो है वो चीजें आ सकती हैं, तो उसको भी मैं कल वाले लेक्चर में ऐड कर लूंगा। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, एक सजेशन है आप लोगों से, और क्या इज इट पॉसिबल कि आप लोग जो हैं वो कल कल मॉर्निंग में मुझे इंटरव्यू दें? क्या ये मुमकिन है? सिचुएशनल क्वेश्चंस अबाउट PRA, यानी आपको वो एक सिचुएशन दे देंगे कि ऐसी अगर अगर आपके पास कोई मॉब आ जाता है तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो या इस टाइप के क्वेश्चन, यस वो हो सकते हैं। वो तो फिर आपने उसकी सिचुएशन के मुताबिक ही उसका जवाब देना है। इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा भाई, सुबह अगर अगर हम मॉर्निंग में इसको सेशन को जो है वो रखें, इंटरव्यू सेशन जो है वो 7:30 बजे या पौने 8 बजे के करीब, तो क्या आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा कि आप इसको अटेंड कर सकते हैं? अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया है, इसको आप दोबारा मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा भाई, ऐसे हम करेंगे। 3 डिपार्टमेंट्स कलेक्ट टैक्सेस इन पंजाब, PRA है, एक्साइज है, और जी रजा बताएं जी, आप बोल के भी बता सकते हैं कुछ। अच्छा, इसमें अगर कोई रह जाएगा तो हम उसको ऑफिस टाइम में भी देख सकते हैं, मींस 11 बजे से 1 बजे के दरमियान में, या हाँ 11 से 1 के दरमियान भी हो सकता है। बेटा जो हैंड रेस ना करें, आप क्वेश्चन पूछें डायरेक्ट, आप लोगों के लिए ओपन है माइक। ओ सॉरी सर, पहले आपको रिप्लाई करना था, वो माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं था, तो अभी आप ले रहे हैं इंटरव्यूज? अभी असल में एक तो टाइम काफी ज्यादा हो गया, 10:30 हो गए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इसको इसको मॉर्निंग में ले जाएं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है थोड़ा सा। आप इसको इस तरह से मैनेज करें कि हम लोग रात को जो है वो लेक्चर पढ़ा करें, और मॉर्निंग में जो है वो आप लोगों के मॉक लिया ये क्योंकि सर मेरा वो पहले वाले राउंड्स में भी मैंने आपको मैसेज भी किया था, नहीं हो सका करें। था, और वो अक्सर 11 बजे की क्लास रात वाली थोड़ी हो भी मेरे ख्याल से इनकन्वीनियंट जाती है। मॉर्निंग का आप सही कह रहे देखिए, इस टाइम क्लास हुआ करेगी, 9:30 बजे ही हुआ करेगी, लेकिन लेकिन जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो हम अर्ली इन द मॉर्निंग रखेंगे,
या फिर अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मॉर्निंग में जिन्होंने ट्रैवल करना है या कोई और मामला है, उसका हम ये कर लिया करेंगे कि मैं अपने ऑफिस टाइम में उनको टाइम दे दिया करूंगा, वो उस ठीक टाइम है कनेक्ट तो होके मुझे मुझे वो दे दिया करेंगे इंटरव्यू। अगर इसमें से फिर भी कोई रह जाएगा तो कल के लेक्चर के बाद जो है वो हम उसको ठीक है। चले। इसमें फिर अब आप जो है ना वो मुझे अपना अपना जो मैं आपको कन्वीनियंट टाइम जो है वो बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि 7:15 से 7:30 बजे तक का जो टाइम है वो बेहतर है, यानी कि 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक जो है वो सर इसको इंशाल्लाह कंक्लूड कर देंगे। जी जी बोले। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जी जी। जो कमीशन इंटरव्यू लेगा का हम्म। मीडियम मोस्टली टोटल इंग्लिश में होता है या मिक्स? नहीं नहीं, आपका आपका मिक्स होगा, उर्दू में होगा, जैसे आप बोलते हैं, जैसे हम इस वक्त बोल रहे हैं ना, इसी तरह से ही होगा। अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंग्लिश सब जानते हैं, लेकिन हमारा कल्चर या एटीट्यूड सारा दिन पंजाबी बोल बोल के, उर्दू बोल बोल के रूटीन में हम्म तो हम किसी से कम्युनिकेट करते नहीं है इंग्लिश में ना। पढ़ने ऐसे में ही आसान है, ऐसे ही। तो ये कुछ समटाइम इस तरह होता है कि हमें वो चीज़ उर्दू में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंग्लिश में उसके सेंटेंस बनाने में भी टाइम लग रहा होता है। नहीं नहीं, आपने तो इंग्लिश इस सूरत इंग्लिश में नहीं क्या बोलनी, हम गैर जरूरी इंग्लिश आपने बोलनी नहीं है शायद। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन हो? समटाइम ये भी कहा जाता है मेंटोर की तरफ से कि अगर इंग्लिश में पूछें तो इंग्लिश में जवाब दें, और अगर उर्दू में पूछें तो उर्दू में दें। समटाइम क्या हम परमिशन ले सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू के, सर आई कैन एक्सप्लेन बेटर उर्दू? अच्छा, इसके ना कोई तो इस तरह सिर्फ सिर्फ कुछ कह वन सकते हैं परसेंट हम चांसेस हैं कि वो आपसे इंट्रोडक्शन के कि अलावा उर्दू में? कोई और सवाल आपसे इंग्लिश में, ठीक है, इसके जस्ट 1% चांसेस हैं। इवन के अभी एसडीओ पीरा के जो है वो सारे इंटरव्यूज हुए हैं, और वो बड़ा उन्होंने एक रिगरस प्रोसेस रखा जिसके तहत इवन के उनका उनका आपको पता है कि उनका दो दो पेपर से, उसके बाद उनका ऐसे भी था, और ऐसे का पेपर अलग था, जीके का अलग था, लॉज का अलग था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनका जो इंटरव्यू था वो उर्दू में, ठीक है। तो इसका सिर्फ 1% चांस है कि कोई ऐसा बंदा ही आ जाए जिसको इंग्लिश बहुत पसंद है तो वो आपसे इंग्लिश में पूछ ले, अदरवाइज इसके चांसेस नहीं है। हाँ, अगर आपसे वो इंग्लिश में पूछ लेता है तो आप कोशिश करें कि आप उसका जो है ना कुछ आंसर जरूर करें। स्टार्ट इंग्लिश में करें, साथ में बीच में जहाँ पे आपकी इंग्लिश खत्म हो जाए तो फिर आप उर्दू पे आ जाएं, जैसे हम आमतौर पे बोलते हैं। जी राइट सर। हाँ, तो सर तो मैं कोई इशू नहीं। एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि ऐसी मॉक इंटरव्यू दे रहे थे, तो हम्म। आपस में हम दोस्त बैठे थे, उसने मुझसे मैथ्स और थ्योरी पूछ ली। अब मैं उसको वैसे तो इंग्लिश में कर सकता था, लेकिन मैं मतलब अटक रहा था उसमें ना, तो फिर नहीं मैंने नहीं नहीं उसको नहीं, कहा ये कि नहीं ये करना। उर्दू में अगर मुझसे पूछेगा जी। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखें, वो आपसे जी उसने भाई। पूछा कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के बारे में बताओ, तो आपने उर्दू में ही बताना, ठीक है। तो आपने बताना कि ये इसके ये लेवल्स हैं, जी भाई। पहला लेवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ठीक ये है, है। चौथा ये है, ठीक है, बस दिस इज फाइन। आपसे जी आपसे भाई। इंग्लिश में क्वेश्चनिंग नहीं होगी। जहां क्वेश्चनिंग होगी ना आपसे इंग्लिश जी में, भाई। जिस जिस टेस्ट के अंदर, वो हम आपको पहले बता देंगे। जब आप पीएमएस और सीएसएस में जी भाई। जाएंगे ना, वहां पे आपसे इंग्लिश में क्वेश्चनिंग जी होगी। भाई। जब आप एफपीएससी के थ्रू किसी इंटरव्यू में जाएंगे, चाहे वो ग्रेड 16 का ही है, तब आपसे इंग्लिश में क्वेश्चनिंग होगी, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं होगी। ये अंडरस्टूड बात है, इसमें आप इजी रहें। जी भाई सर। इसके अलावा किसी और का कोई सर क्वेश्चन? लॉ के हवाले से प्लीज बता देते कि जिस तरह हम अक्सर लोग हाफ तो यहाँ लॉ के हैं सर, हम्म। तो वो किस डेप्थ में जाके, क्यों हम सब ने यही कहना है कि प्रैक्टिसिंग लॉ एज एन एसोसिएट इनिशियली, क्योंकि हर कोई उसी स्टेज पे मोस्टली होते हैं, तो वो किस लेवल पे जाके, क्योंकि हमने अकाउंटिंग भी करनी है, करंट अफेयर, इकोनॉमी भी, हम्म। पीआरए भी, तो लॉ में क्या सेक्शन नंबर्स की डेप्थ तक वो लोग जाते हैं, या वो कॉन्सेप्ट्स, लीगल टर्म्स, या कुछ इस बारे में आप जो बेहतर भी बता नहीं सकते। नहीं, नंबर्स वगैरह आमतौर पे नहीं पूछेंगे, वो आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं उनके बारे में वो आपसे पूछ लें। जैसे अब आपसे अगर ये तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाई ट्रीजन जो है उसका कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, तो इस तरह जी की जो मेन जी। मेन चीजें हैं वो आपसे यकीनन पूछी जा सकती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स लेकिन आपसे पूछे जा सीआरपीसी सकते के हैं। सेक्शन नंबर्स और इस गहराई नहीं में नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, नहीं, हम इस कॉन्सेप्ट्स कह रहे तरह हैं। का ना ना ना, कॉन्सेप्ट्स होंगे। और दूसरा दूसरा ये है कि अगर इनके हिसाब से वो पूछ भी लेते हैं और आपको वो नहीं आता, तो आपने कहा कि सर मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे अब याद नहीं है, तो आई एम सॉरी, तो आप बड़े ग्रेसफुली बेहतर आपने हो गया। आपने एक्सक्यूज कर लेना है, उसमें आपने तुक्के नहीं लगाने। ठीक। जी, इसके अलावा कोई और सर। क्वेश्चन? हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। मेरी सिस्टर ने पीपीएससी का इंटरव्यू दिया था, आज से 3 साल पहले शायद, तो हम्म। उनका वो क्लियर हो गया था। लेकिन वो कहती हैं कि एक तो वो पीपीएससी में लाइक वो जो क्वेश्चंस, अगर आप थोड़े लॉन्ग आंसर्स दे रहे हो तो आपकी बात को काट के अगला क्वेश्चन पूछ लेते थे। हाँ। और दूसरी बात कि उनके लेवल पे 10 to 12 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, और मोस्टली रेलिवेंट टू लाइक शायद उनकी जॉब की नौयत ये थी कि रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो हम्म। इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये। देखें, पहला सवाल का जवाब ले लें। अगर तो आप सुबह अर्ली
अर्ली इन द मॉर्निंग पहले पहले ही आपके इंटरव्यूज आ गए हैं ना, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, आपसे 15 से लेके 20 तक 25 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर चेयरमैन आके आपके ऑफिस आपके वाले उस पर बैठ गया तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ जाए। तो बिकॉज चेयरमैन भी जो है ना वो रैंडमली मुख्तलिफ रूम्स में जाके मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पैनल्स के साथ जाके वो बैठ जाता है। तो अदरवाइज जो है अगर और अगर अगर एक दिन में ना एक जो मेंबर है उन्होंने कोई 20-25 इंटरव्यूज करने होते हैं, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम होते चले जाते हैं, बिकॉज वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक क्वेश्चन बार 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 बार। तो ये भी हो सकता है कि जब आप आखिरी नंबर पे जाएं तो वो आपसे हार्डली 5 मिनट का इंटरव्यू लें और आप कहेंगे ठीक है बेटा, तो आप कहेंगे बस इंटरव्यू हो गया। अगर अगर 9 AM का टाइम है तो इसका मतलब है कि सुबह ही होगा ना। हाँ, नहीं इसमें ऐसा नहीं होता। देखें, आपको एक एक जो मेंबर है ना उसको 15 से 20-30 बच्चे जो है वो असाइन किए जाते हैं, 20 से 25 नॉर्मली होते हैं। तो अगर अगर उसमें लाजमी नहीं है कि सबको 9 बजे बुला लेना है, आप लोग बैठे इंतजार करेंगे, वहां पे एक उनके पास लिस्ट मौजूद होती है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कोई 11 बजे पहुंच रहा है कोई 12 बजे पहुंच रहा है। आपने उस स्टिपुलेटेड टाइम के ऊपर आपने पहुंचना है वहां पे, बल्कि उससे पहले पहुंचना है आधा घंटा। और कोशिश ये करनी है जिन बच्चों का जो है वो इंटरव्यू का टाइम आ गया कि वहां पे आपने एक दिन पहले पहुंच जाना। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि पूरी रात ट्रेवल करके वहां पहुंचे और भागम भाग जाके जो है इंटरव्यू दे। अगर आप एक रात या एक दो रातों से सो नहीं रहे हैं तो आप जेहन से निकाल दें कि आप अच्छा इंटरव्यू दे सके ना, आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे ना आपकी मेमोरी आपका साथ देगी। इसलिए आपने एक आध दिन पहले जाके वहां पे आपने स्टे करना सर हमारा तो अपने वैसे शहरों में ही है, लाइक है। रावलपिंडी में है मेरा तो। बस आपका अगर आपके इलाके में, फिर तो यू आर ब्लेस्ड। अदरवाइज जो है ना बहुत सारे बच्चों ने जो है वो ट्रेवल करके काफी दूर दूर तक जाना है। और इसके ऐसा अलावा सर, अगर जिसने लॉ नहीं पढ़ा, लाइक लॉ जिसका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या हम्म, उनसे भी लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक ये पंजाब सेल्स सब्जेक्ट है टैक्स से, उसमें कंपल्सरी? जी बिल्कुल सेल्स टैक्स से तो पूछे जाएंगे। लॉ लॉ लाइक वैसे जो लॉ होता है, आप पीपीसी इसके सीआरपीसी वगैरह अलावा की बात सेल्स कर टैक्स रही हैं? के अलावा। नहीं उसमें नहीं, उसमें नहीं। अब ये सर जो ये जो लॉ वाले बच्चे हैं ना, लॉयर हैं, इनसे इसलिए पूछे अच्छा, जाने कि इनका वो सब्जेक्ट है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी के फाइनेंस में अगर बैकग्राउंड है, बिजनेस बीबीए है, मेरा मेरा बीबीए का बैकग्राउंड है, तो फिर किस टाइप के क्वेश्चंस अपनी स्टडीज रिलेटेड एक्सपेक्ट कर, फाइनेंस रिलेटेड? फाइनेंस रिलेटेड है, फिर मैनेजमेंट की थ्योरीज आ सकती हैं, एचआर की थ्योरीज आ सकती हैं। सर कोई आपके पास ऐसी लिस्ट है जो मोस्टली कोई प्रीवियस इंटरव्यूज में हमें अगर गाइड हो जाए ताकि हम उन पे ज्यादा फोकस कर लें? वैसे तो हमने ये ड्यूरिंग रिटन रिटन के लिए तैयारी की है, वो तो पढ़ी शाहिद ये जो जितने भी है। आपसे आपको अभी तक क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं ना, ये ठीक है आज वाला ये जो लेक्चर था इससे पहले, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। जी राइट। हाँ, ठीक। ये अच्छा दीज आर द सर, मोस्ट रेलिवेंट जी। लाइक डू यू नो समवन के जिन्होंने टेस्ट दिया हो, लाइक कोई मतलब अगर स्टूडेंट्स में से भी कोई हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, अगर किसी को कोई इस तरह का आइडिया है कि किस तरह। इससे पहले किसी ने टेस्ट दिया हो या इंटरव्यू दिया हो? हाँ, इंटरव्यू। इंटरव्यू दिया हो। आप इस पीआरए की बात करेंगे, इसके अलावा कोई और दिया? सर लाइक बीपीएससी का अगर किसी ने भी कुछ दिया है तो थोड़ा बहुत वो आइडिया हो जाए ना, क्योंकि थोड़ा डर का माहौल। देखिए, इसमें इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और आपने वहां पे ये सोच के जाना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक नौकरी मौजूद है। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि पीछे मैंने कश्तियां जला दी हैं और ये सोच लिया है कि अगर ये नौकरी ना हुई तो वो जो गंदम में रखने वाली गोलियां वो मैंने खा लेनी है, अगर आप ये सोच के जाएंगे तो फिर आपने आपने वैसे ही जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाना है। आपने इजी होके जाना है। देखें, मेरी बात सुने, अगर जिंदगी है ना तो फिर आपको मौके मिलते रहेंगे। ये लाइफ जो है ना वो आपको कदम कदम पे मौके देगी, लेकिन आपने स्ट्रांग होकर खड़े रहो। आपने अपने आप को बड़ा समझना है और इस नौकरी को आपने छोटा समझना है। आप इस नौकरी से बहुत बड़े हैं, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा। आप ये देखेंगे वो बच्चे भी हैं यहाँ पे जो कि सीएसएस कर जाते हैं, पीएमएस कर जाते हैं। आपका लेवल, आप ये समझे कि आप सीएसएस पीएमएस का लेवल है आपका, आपने वहां तक जाना है। तो ये एक छोटी मंजिल का एक छोटा सा स्टेप है जिसके ऊपर आपने आपने अपना कदम रखा। तो ये अगर आप सोच के जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। दूसरा बेटा, अगर कोई है बच्चा यहाँ पे जिसने पीपीएससी का कोई इससे पहले इंटरव्यू दिया हो, अदरवाइज मैं तो स्टूडेंट हूँ जिसने बेशुमार इंटरव्यूज दिए हैं और बेशुमार इंटरव्यू फेल भी किए हैं। मैंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं पीपीएससी के, तो बट ब्रीफली बेटा ये रिसेंट अपना एक बता दें, कोई ब्रीफली कोई एक बता दो। सर रिसेंटली मैंने नहीं दिए। मैंने काफी बीपीएससी की अटेम्प्ट्स दी थी 2016 और 17 में। हम्म उसके बाद मैं बिल्कुल आउट ऑफ तहसीन हुआ था। तो हम्म, जो सब इंस्पेक्टर का मेरा इंटरव्यू था उसमें मुझे सिनेरियो बेस्ड बहुत क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, अच्छा। जिसमें कि इवन
उन्होंने मुझे, और मेरा मोस्टली सर जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश में हुआ था। ओके जो डिपार्टमेंट की तरफ से थे, वो जो भी रैंक था उनका, एसपी थे या जो थे, उन्होंने टोटल क्वेश्चनिंग जो है वो इंग्लिश में की थी। तो ओके जो पीपीएससी की तरफ से होते हैं, वो जो दरमियान में बैठे होते हैं, वो उर्दू में मतलब वो करते हैं क्वेश्चन ठीक मोस्टली, है लेकिन डिपार्टमेंटल जो है वो इंग्लिश में करते हैं। ओके जो तो सर छोटी जॉब्स हैं जो 16th स्केल की हैं, जिसमें असिस्टेंट वगैरह की है, उसमें तो वो इस स्टेप तक जाते हैं कि आपको सेंटेंस लिख के दे देते हैं। मुझे एक दो दफा ऐसे हुआ पीएनडी में और एसएनजीएडी में, जो मेरा असिस्टेंट का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुझे सेंटेंस लिख के दिया कि इसको करेक्ट करो, इंग्लिश को ना, ठीक है उसकी करेक्शन का। और एक टाइम तो ये था कि वो मेरे टीचर ही थे। लाइक एक दफा ओके लेबर ऑफिसर का इंटरव्यू हो रहा था और वो मेरे टीचर ही थे। हम्म और उन्होंने भी मुझे जो सिनेरियो था वो एक दिया, और उसमें उन्होंने आगे पेज मेरे कर दिया कि आप इसको एक्सप्लेन करें। इसी तरह से जब मैंने अपना जो बेस जो डिस्ट्रिक्ट है शेखुपुरा बताया था, तो उन्होंने मेरे से जो सात माछी के का जो ऑयल टर्मिनल्स हैं, उनका वो पूरा उन्होंने पूछा कि ये तेल कहाँ से किस तरह से आता है, हम्म पेट्रोल की जो उधर सील है वो भी इधर से होती है या डीजल से होती है। तो हम्म फिर उसमें भी उन्होंने मुझे इवन पेज, तो दो तीन दफा तो मेरे साथ ऐसे हुआ है कि कोई अगर कॉन्सेप्ट में उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो उन्होंने पेज ऑफर किया है। हम्म बाकी मेरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इंटरव्यू हुआ था सर, वो हम्म टोटल इंग्लिश में था। उसमें किसी ने भी मुझसे उर्दू में बात शायद इसलिए थी कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करवाया था, और उसमें काफी फ्लुएंसी के साथ करवाया था, तो उसमें फिर उन्होंने उसको आगे इसी तरह से लिया था। तो जो फील्ड रिलेटेड जॉब्स के हुए हैं सर, उसमें बहुत ज्यादा वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में गए हैं, और हम्म जो जिस तरह से ऑफिस रिलेटेड जॉब्स थी, उसमें वो थोड़ा सा आए हैं पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस। उसमें उन्होंने मेरे से, जैसे मैंने आपको बताया, इवन ऐसे एक जो पीएनडी का असिस्टेंट का मेरा इंटरव्यू था, हम्म उसमें उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश के सेंटेंस बोल के कि इसमें ये चीज क्या है और ये चीज क्या है, इसमें भी पूछा था। और मैंने बाकी वैसे दोस्तों से पूछा था कि आपसे ऐसी क्वेश्चनिंग हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमसे ऐसी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। इस तरह लेकिन के जो आमतौर लेबर, पे इतना इतने टफ इंटरव्यूज होते नहीं है, लेकिन कुछ जी, एक्सेप्शंस जो है वो हमेशा होती है, बिकॉज डिपेंड कर रहा होता है कि आप टाइम में आपने इंटरव्यू दिया तो वहां पे अंदर क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे थे। तो यस, बहरहाल यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आपका एक अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस है इसमें। और एक लेबर इंस्पेक्टर का हुआ था, 14 स्केल था, वो बहुत ही इजी था। उसमें हम्म टोटल वो उर्दू में क्वेश्चनिंग कर रहे थे, और उन्होंने कोई ज्यादा, और वही आप वाली बात थी कि वो मेरा बिल्कुल एंड पे आया था। हम 9 बजे के बैठे हुए थे, हम्म पहले इधर जाओ उधर जाओ, वो हम खुद भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसमें ना, गर्मी हम्म में स्पेशली जब हमने सूट वगैरह पहना होता है, तो हम्म हम बार बार खुद को ठीक कर रहे हैं, वॉशरूम में जाके अपना देख रहे हैं, पसीना बहुत आता है, तो हम खुद ही बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हम्म मैंने ये फील किया था कि इस चीज से भी हमें अपने आप को ना कवर करना है, क्योंकि हम सभी सूटेड बूटेड होंगे। तो हम्म ये जो पसीना वगैरह हबस वाला माहौल, इसमें अगर हमारा इंटरव्यू ज्यादा देर, और बहुत देर लग जाती है, बीच में कुछ ऐसे इंटरव्यूज आते हैं जिनमें 30-35 मिनट भी लगते हैं, तो वो आपका जो टाइम है वो बड़ा एक एक होता है कि अपने आप को अगर आप कंपोज्ड रखो, और सिर्फ वही जो आपने बात की है जिस तरह से, क्योंकि सर मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा कि अगर इफ यू आर माय मेंटोर बैक इन 2016 एंड 17, तो मेरी अब तक जॉब हुई होती, बट मैंने वो तब क्योंकि ये बहुत सी बेसिक्स है। मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, उसमें दो टीचर्स थे मेरे। एक हम्म। मेरे इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मेंशन नहीं किया, बट आई हैव डन माय इंग्लिश मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एज वेल। तो वो जीसी के एक जो मिनट ठहर जाए, प्रोफेसर थे एक मिनट वो ठहर जाए, थे। यहाँ पे रुक जाए। आपसे इंग्लिश में बहुत जी ज्यादा क्वेश्चनिंग इसलिए भी हुई है और इंग्लिश से रिलेटेड हुई है कि सर, मैंने आपका जो मेंशन नहीं किया मास्टर्स वो। है, पहले नहीं बताया आपने सर कभी? मैंने वो मेंशन नहीं किया। अच्छा, नहीं, ठीक मैंने है, वो मेंशन नहीं किया। ओके। तो लेकिन वो मेरे टीचर्स थे, एक मेरे लॉ के टीचर हम्म थे, इंग्लिश लिटरेचर के थे, और एक लॉ के टीचर थे। हम्म तो इस तरह से वो भी मुझे जानते थे। अब ऐसा जो एक्सपीरियंस होता है ना, मेरे साथ दो दफा ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका कि मेरे अपने हम्म टीचर आ गए, तो वो हम्म, एक बड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है चीज। तो ओके। इसमें ये है कि अपने आप को अगर हम कंपोज्ड रखें, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, समटाइम्स आपके वाकई टीचर्स आ जाते हैं, बड़ा कोइंसिडेंस होता है, हम्म लेकिन हो जाता है। लेकिन एक दो मेरे इंटरव्यू थे जिसमें मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया, तो वही बात, हम्म मेरे जहन में चीजें ही नहीं रही उस तरह से। हम्म तो एक मेरा इंसिडेंट ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा ना चीज को आगे लेके जाते हैं, और अगर मेच्योरिटी का लेवल वो नहीं था, तो पॉलिटिक्स में मुझे इस पॉइंट पे ले गए थे कि जहां पे मैं उनसे एक काइंड ऑफ बहस के मोड में आ गया था। नहीं नहीं, बहस नहीं जो करनी मैंने कभी भी आपने उनसे, नहीं, नेवर एवर। वो सिचुएशन एक सिनेरियो बेस्ड एक क्वेश्चन उसमें था, और उसमें इस तरह से था कि मुझे लगा कि मैं बहस की तरफ चला गया। हम्म, और वर्स्ट थिंग जो मैंने एक दफा की थी, मैंने अपनी लेग्स क्रॉस कर ली थी।
अच्छा, and ये they, तो they, ये तो they that डिजास्टर है, ये तो डिजास्टर है। disaster है, and it was out of confusion, it हम्म out of exhaustion कि हम बैठे हुए हैं। एंड आई थिंक शी वाज द कोई मैडम निदा थी, ये SNG PND का हम्म इंटरव्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के असिस्टेंट का हम्म था इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा था कि अपनी लेग्स जो है ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं लेग्स क्रॉस करके बैठ गया हूँ। ठीक है। तो ये भी होता है जब हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो हम समटाइम्स इतनी स्टूपिड हरकतें कर जाते हैं कि जिनका हमें आइडिया नहीं होता। और इवन जो हमने आपको इंटरव्यूज दिए हैं, अगर हम उस इंटरव्यू को भी सुने तो उसमें भी कुछ स्टूपिडिटीज हमने की हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है। अच्छा रिजवान, आपने बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इंशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस से मजीद भी हम फायदा लेते रहेंगे। आप थोड़ा थोड़ा मौका दिया करेंगे ताकि आप जो है ना वो इस तरह की चीजें हमारे साथ शेयर किया करें, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लगे। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि आप अपने फेलियर से जितना ज्यादा सीखते हैं, आप अपनी सक्सेस से उतना नहीं सीखते। सक्सेस जो है वो आपकी लर्निंग को जो है वो हैम्पर कर देती है, उसके बाद आप सक्सेस से आगे सीखते कुछ नहीं। जो फेलियर है वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो और इट इज नॉट अ फेलियर एट ऑल, बिकॉज आपने अपनी तरफ से एफर्ट किया, अपनी तरफ से जो है वो आप इंटरव्यू तक पहुंचे। तो मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ से जो है वो बेस्ट एफर्ट है। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्री डिसाइडेड होती हैं। तो आप सब लोगों को मेरी ये कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जो फाइनल आपके हम मॉक्स लेंगे उसके अंदर के आप सब लोगों को मैक्सिमम वो चीजें जो है वो बताई जाए, उन पे काम करवाया जाए। जो चीजें जो है वो बच्चे करते हैं और उनकी वजह से जो है वो उनका इमेज जो है वो वहाँ पे स्पॉइल हो। अच्छा दूसरा ये है कि अभी जो नेक्स्ट वीक में जिन जिन बच्चों के इंटरव्यूज हैं उन्होंने मुझे मैसेज करके बता देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये बच्चे इंटरव्यूज हैं, इनको इनके मैं मॉक्स जो है वो प्रायोरिटी पे रखूं। और बाकी जिनके डिले हैं तो वो उनके पास तो अभी खैर टाइम मौजूद है, कम से कम एक वीक जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद है बाकी बच्चों की निस्बत। तो ये जो जिनके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं वो काइंडली मुझे जरूर बताइएगा। तो इसके साथ ही बच्चों आज का लेक्चर एंड करते हैं। सुबह जो हमारी क्लास होगी वो तकरीबन 7:30 बजे होगी। ठीक है, 7:30 बजे जो है वो आप लोग जो है वो सारे 7:30 बजे अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।